हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पीनिया की। इससे पहले भी हमने पीनिया का एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने यही सारी पीपीटीज़ और यही सारी बातें की होंगी। बट वहाँ पर हमने ऑप्शन स्टोर बनाना सीखा था। बट यहाँ पर हम लोग सेटअप स्टोर बनाना सीखेंगे, जो कि ज़्यादा ईजी मुझे लगता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की इसको कोशिश करता हूँ। सो देखते हैं, शुरू से मैं आपको बताऊँगा जिससे कि दोनों सेपरेट सेपरेट रहे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। इंट्रोडक्शन टू पीनिया सबसे पहले देखेंगे। पीनिया क्या है? पीनिया एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है Vue.js के लिए। यानी कि अगर आप Vue.js में ग्लोबली स्टेट को मैनेज करना चाहते हैं तो पीनिया एक बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने Vue.js के प्रोजेक्ट में स्टेट को मैनेज करने के लिए ग्लोबली। ऑफिशियल डेफिनेशन इसका है कि पीनिया इज़ अ स्टोर लाइब्रेरी फॉर व्यू। इट अलाउज यू टू शेयर अ स्टेट अक्रॉस कंपोनेंट्स एंड पेजेस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पीनिया एक स्टोर लाइब्रेरी है, एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। इसका यूज़ करके आप इसमें जो भी स्टेट बना हुआ रहेगा उस स्टेट को आप किसी भी कंपोनेंट में किसी भी पेज में इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि ग्लोबल स्टेट इसमें बनाते हैं जो कि किसी भी कंपोनेंट में या फिर किसी भी पेज में यूज़ किया जा सकेगा, एक्सेस किया जा सकेगा। पीनिया को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको 3 स्टेप कोडिंग में फॉलो करना पड़ता है जिससे कि आप इसका यूज़ कर सकें। पहला होता है क्रिएट पीनिया इंस्टेंस एंड पास इट टू ऐप। पीनिया इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है और उस इंस्टेंस को पास करना होता है ऐप के पास। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है डिफाइन स्टोर। स्टोर आप डिफाइन करेंगे 2 तरीके से। पहला होता है ऑप्शन स्टोर और दूसरा होता है सेटअप स्टोर। तो ऑप्शन स्टोर मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ बहुत ही डिटेल में। आज हम लोग देखेंगे सेटअप स्टोर, सिर्फ और सिर्फ सेटअप स्टोर के बारे में बात करेंगे। दोनों ही दिखाऊंगा थ्योरी, बट प्रैक्टिकली सिर्फ हम लोग सेटअप स्टोर की ही बात करेंगे और वही देखेंगे। तीसरा स्टेप है इसमें यूज़ स्टोर इन कॉम्पोनेंट। जो आपने स्टेट बनाया, जो आपने अपने स्टोर में जो स्टेट्स बनाए उसको यूज़ कैसे करना है अपने कंपोनेंट में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये 3 स्टेप है इसको यूज़ करने का, इम्प्लीमेंट करने का। ये 3 स्टेप है जो हम लोग अभी देखेंगे कोडिंग के थ्रू कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। उससे पहले इसके फीचर्स समझ लेते हैं कि पीनिया के और क्या क्या फीचर्स में मिलते हैं। पहला फीचर है इसका डेवटूल सपोर्ट। जैसे कि Vue.js के कोर्स में मैंने आपको बताया था कि गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन होता है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने कंपोनेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं उससे। उसी तरीके से आपको यहाँ उसी डेवटूल का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर जो भी स्टेट आप बनाएंगे उसको आप अपने डेवटूल में देख सकते हैं। हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट मिल जाता है, प्लगइन मिल जाता है, प्रॉपर टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट मिल जाता है और ऑटो कंप्लीशन फॉर JS यूजर्स। सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट भी आपको पीनिया में मिल जाता है। इससे पहले कि और आगे बढ़े, हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो पीनिया सॉल्व कर रहा है जिसके लिए हमें पीनिया को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको अपने प्रोजेक्ट में पीनिया यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कब करना चाहिए, ये भी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में एक कॉम्पोनेंट है app.vue नाम से। इसमें एक स्टेट बना हुआ है, नेम इक्वल रेफ सोनम लिखा है, लेकिन सोनम इसका वैल्यू। आप इसको स्टेट कहिए, इसको आप डेटा कहिए, इसको रेफ कहिए या फिर डेटा कहिए, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पीनिया में इसको स्टेट कहा जाता है, डेटा भी आप कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर रेफ भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो app.vue एक कंपोनेंट है जिसमें एक डेटा है या फिर रेफ है नेम नाम का, जिसमें वैल्यू दिया हुआ है सोनम। अब इसका एक चाइल्ड है a.vue नाम से। उसी तरीके से एक और कंपोनेंट है b.vue और ये भी चाइल्ड है app.vue का। यानी कि app.vue के 2 चाइल्ड हैं, a.vue और b.vue। ऐसा कह सकते हैं कि ऐप कंपोनेंट का 2 चाइल्ड है, एक ए कंपोनेंट और दूसरा बी कंपोनेंट। अब सोचिए कि अगर आपको ऐप.vue में जो आपने स्टेट बनाया पर डेटा बनाया हुआ है नेम नाम का जिसका वैल्यू सोनम है, वो आपको अगर यूज़ करना है ए कंपोनेंट में या फिर बी कंपोनेंट में तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात आप कहेंगे कि प्रॉप के थ्रू ईजिली इसको पास किया जा सकता है, बिकॉज डायरेक्ट इनमें रिलेशन है पेरेंट चाइल्ड का, तो इसका प्रॉप के थ्रू पास कर सकते हैं। फिर इसके जो चाइल्ड है यानी कि ऐप.vue का जो भी चाइल्ड होगा, प्रॉप के थ्रू डेटा चला जाएगा और वह चाइल्ड उस डेटा को यूज़ कर पाएगा। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है जो कि हमने यहाँ पर देख लिया, और ये सही भी है। अब इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए कि फिर से देखिए, मतलब फिर से मैं एक नया सिनेरियो ले रहा हूँ मैं कि ऐप.vue नाम का एक कंपोनेंट है, इसमें एक स्टेट है नेम नाम का, इसका वैल्यू सोनम है। इसका एक चाइल्ड है a.vue और इस a.vue का एक चाइल्ड है b.vue, यानी कि यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऐप.vue का चाइल्ड है a और b दोनों, ऐसा नहीं है। इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो थोड़ा सा लंबा है, पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड का बन रहा है। तो मान लीजिए कि बी को यूज़ करना है इस स्टेट को, तो वह कैसे यूज़ करेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रॉप के थ्रू पास करना पड़ेगा। प्रॉप के थ्रू ऐप से जाएगा ए में, ए से जाएगा बी में। इस तरीके से बी इस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, इस डेटा को यूज़ कर पाएगा प्रॉप के थ्रू अगर करना हो तो। थोड़ा सा आप इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए कि ऐप.vue है, इसका में एक स्टेट है और ये ए को पास करेगा, ए से डेटा जाएगा बी के पास। रिलेशनशिप अभी भी वही है पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड का, बस मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, डाउन करके लिखा हुआ है। सो मेरा यहाँ पर कहना ये था कि b.vue अगर उस
डेटा को यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उस डेटा को ए के पास आना पड़ेगा, फिर ए से बी में आएगा, बिकॉज ऐप और ए के बीच डायरेक्ट रिलेशन है पेरेंट चाइल्ड का, तो वह प्रॉप के थ्रू पास कर सकता है। फिर ए और बी के बीच डायरेक्ट रिलेशन है पेरेंट चाइल्ड का, तो ये ए पास कर सकता है बी को। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब होगी जब ये हायरार्की आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप डॉट व्यू का चाइल्ड है ए का चाइल्ड है बी का चाइल्ड है सी का चाइल्ड है डी, इस तरीके से हायरार्की हमारा बड़ा हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर डी को यूज़ करना है उस डेटा को, तो वह कैसे करेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट व्यू से डेटा आएगा ए में, ए पास करेगा बी को, बी पास करेगा सी को, सी पास करेगा डी को, इस तरीके से डी के पास आएगा और फिर वह ऐप डॉट व्यू का डेटा यूज़ कर पाएगा। तो अननेसेसरी पास हो रहा है, ए को उस डेटा को कोई यूज़ करना नहीं है, बी को भी यूज़ नहीं करना, सी को भी यूज़ नहीं करना, डी को यूज़ करना है, बट डी और ऐप में डायरेक्ट रिलेशन पेरेंट चाइल्ड करनी, इसी वजह से ऐप डॉट व्यू से डायरेक्ट डेटा डी में नहीं आ सकता, इसलिए 1 बाय 1 लेवल बाय लेवल पास होकर डी के पास आता है। तो अननेसेसरी हो गया, ऐप से ए में आया अननेसेसरीली, ए से बी में आया अननेसेसरीली, इस तरीके से बी से सी में आया बिना किसी वजह का, सी से डी में आया, यहाँ पर डी इसको यूज़ कर लेगा, तो डी के पास आना चाहिए, यही हमें चाहिए था, बट यहाँ पर अननेसेसरी टास्क हो रहा है, अननेसेसरी काम हो रहा है। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करता है कौन, पीनिया। आपने अगर मेरा Vue.js का कोर्स देखा हो तब आपको मैंने बताया था प्रोवाइड इंजेक्ट का कॉन्सेप्ट। प्रोवाइड इंजेक्ट भी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट यहाँ पर हम लोग पीनिया देखने वाले हैं, तो पीनिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आप प्रोवाइड इंजेक्ट भी इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रॉब्लम को, इस इशू को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग पीनिया की बात करेंगे बिकॉज पीनिया हमें यहाँ पर सीखना है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि पीनिया को यूज़ करना मतलब ज़रूरी नहीं है अपने प्रोजेक्ट में। Vue 3 में हमें मिल जाता है प्रोवाइड इंजेक्ट कंपोजेबल, जो काफ़ी होता है स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए, मगर फिर भी अगर आपका प्रोजेक्ट स्केल करने वाला है, फ्यूचर में बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे डेटा आप यूज़ करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप पीनिया को यूज़ कर लें स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अगर बहुत सारा ग्लोबल स्टेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस केस के लिए बेटर है कि पीनिया को यूज़ कर लिया जाए बजाय किसी और अदर चीज़ पे डिपेंड होने के, बिकॉज ये एक ऑफिशियल लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। सो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि ऐप डॉट व्यू से डायरेक्ट डेटा नहीं आ सकता डी में, वह लेवल बाय लेवल पास होकर डेटा आ रहा है, वो जो कि अननेसेसरी है। इसको दूर करता है पीनिया। कैसे, मान लीजिए कि ये हमारा पूरा हायरार्की है और ऐप डॉट व्यू में जो डेटा था वो हमने एक स्टोर में रख दिया। यहाँ पर हमने बनाया एक स्टोर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर में अपने एक फाइल बनाया student.js नाम से, और जो हमारा डेटा ऐप डॉट व्यू में था उस डेटा को मैंने रख दिया इस स्टोर में। अब इस स्टोर में जो डेटा है वह कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी कंपोनेंट। तो मान लीजिए कि ऐप डॉट व्यू को चाहिए तो वह एक्सेस कर लेगा, अगर डी डॉट व्यू को चाहिए तो वह एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पर लेवल बाय लेवल हमें पास नहीं करना पड़ता डेटा, बजाय उसके हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को एक स्टोर में रख देना है और उस स्टोर से जो भी चाहे वह एक्सेस कर सकता है। ये ग्लोबली हर एक कंपोनेंट के लिए अवेलेबल होता है, जो चाहे वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लेवल बाय लेवल जो पास कर रहे थे चीज़ें वह एलिमिनेट हो जाती हैं और एक स्टोर में हमारा सारा डेटा रहता है और वहाँ से चीज़ें जिस कंपोनेंट में चाहिए होती है वहाँ पर हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है पूरा पीनिया का काम, एक स्टोर प्रोवाइड करना जो डेटा रखेगा अपने अंदर, और उस स्टोर के अंदर जो डेटा है उस डेटा को अपने कंपोनेंट ईजिली एक्सेस कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि पीनिया को इंस्टॉल कर, पीनिया समझ में आ गया कि पीनिया हमें देने क्या वाला है। इस तरीके का एक स्टोर देगा जहाँ पर स्टेट रखेंगे और फिर उस स्टेट को किसी भी कंपोनेंट में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये होता है बात। अभी देखते हैं कि पीनिया को इंस्टॉल कैसे करना है। पीनिया इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल सा एक कमांड रन करना होता है, npm इंस्टॉल पीनिया। अगर आप npm यूज़ करते हैं तो, अगर आप yarn यूज़ करते हैं तो yarn ऐड पीनिया लिख कर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना होता है, फिर आगे बात करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें व्यू का एक प्रोजेक्ट चाहिए, तो npm init व्यू लेटेस्ट लिख के इंटरप्रेस करेंगे और हमें एक व्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का मौका देगा। ये प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूँ ch1 इंटरप्रेस किया, एक बार और इंटर, एक बार और इंटर, एक बार और इंटर। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि क्या आप पीनिया फॉर स्टेट मैनेजमेंट के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं इसके साथ में। अगर आपको करना है तो आप एरो अगर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका ये येस में चलाएगा, फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका पीनिया इंस्टॉल होकर आपको मिल जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप मैनुअली देखें कि कैसे ये इंस्टॉल होता है, तो हम इसको नो करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये भी नहीं करना, इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते जाना और हमारा प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया ch1 के नाम से। अभी हम लोग cd ch1 इसके अंदर चलते हैं और npm i करके सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसमें पीनिया। ये सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो गए। अभी आप यहाँ पर आएंगे, आप पैकेज लोकेशन फाइल में यहाँ पर आप देखेंगे डिपेंडेंसी में आपको सिर्फ व्यू दिखेगा, डेव डिपेंडेंसी में आपको Vue.js प्लगइन दिखेगा और एक वीट दिखेगा। यहाँ कहीं भी पीनिया इंस्टॉल अभी तक हुआ नहीं है, तो चलिए पीनिया इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हम लोग npm i
पीनिया लिखना है, इंटर प्रेस करना है, प्रोजेक्ट के अंदर रहना है, ध्यान रहे। और अभी हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल में दिखने भी लगेगा आपका जो भी पैकेज है वो जो इंस्टॉल हुआ है वो। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा पीनिया, और जो इसका वर्जन आप देख सकते हैं ये वाला वर्जन अभी तक का लेटेस्ट है जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो पीनिया इस प्रोजेक्ट में हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको रन करके दिखाता हूँ। रन करने से पहले हम लोग कुछ डिलीट कर देते हैं, जैसे कि कॉम्बैट में इतना सब कुछ मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ये डिलीट कर देता हूँ। मुझे एसेट्स में ये सब कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ये भी एसेट्स CSS जो भी है डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से जब चूँकि हमने ये डिलीट किया तो हमें ये हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये एरर दे देगा नहीं हटाएंगे तो। ये हो गया। उसके बाद ऐप डॉट व्यू से भी हम लोग सब कुछ हटा देंगे, ये हमने हटा दिया। सारी चीज़ें हमारे खाली हो चुकी हैं, कुछ भी बचा नहीं है SRC में, बस एक खाली से एसेट्स फोल्डर है, कंपोनेंट खाली फोल्डर है, ऐप डॉट व्यू में कुछ भी नहीं है, और मेन डॉट जेएस में इनिशियल हमारा कोड है व्यू का, और कुछ भी नहीं बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कंपोनेंट इसमें तैयार करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट सेटअप टेम्पलेट, और साथ में मैं स्टाइल भी लिख देता हूँ बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें पूरी रहें। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट में दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक ए कंपोनेंट डॉट व्यू इसका नाम रखेंगे, और दूसरा हम लोग एक और बनाएंगे बी कंपोनेंट डॉट व्यू। दो कमेंट हमने बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, इस वाले को पूरे कॉपी किया, इसमें पेस्ट करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर लोग सिंपल सा एक लाइन का लिखते हैं, ये ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट, और इसी तरीके से इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर टेम्पलेट में आते हैं, एक HR देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये बी कंपोनेंट। उसके बाद ए और बी दोनों ही चाइल्ड बनेगा ऐप डॉट व्यू का यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट ए कंपोनेंट, और यहाँ पर ये व्यू हटा देता हूँ मैं। उसके बाद इंपोर्ट बी कंपोनेंट, यहाँ से व्यू हटा देते हैं। ओके, सो इसके दोनों को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए ए कंपोनेंट इस तरीके से मेंशन किया, इस तरीके से बी कंपोनेंट को भी मेंशन कर देना। ये दोनों यहाँ के इसको सेव करते हैं, दोनों यहाँ पर है, दोनों रेंडर होगा हमारा, हमें वेब पेज में दिखाई देगा। देखते हैं npm run dev इंटरप्रेस, और अभी हमारा यहाँ वेब पेज में दिखाई देगा। देखिए ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। सो हमारा ये प्रोजेक्ट लगभग तैयार है अपने आगे के एग्जाम्पल के लिए। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा हायरार्की नहीं लिया इस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए कि पेरेंट है, चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, फिर ग्रैंड चाइल्ड है, इस तरीके से नहीं लिया। मैंने सिंपल सा लिया है कि ये एक पेरेंट होगा, इसके दो चाइल्ड है। अब इसको प्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं वैसे, मगर प्रॉप के थ्रू नहीं करना है, पीनिया के थ्रू करना है। तो यहाँ पर पीनिया के कॉन्सेप्ट से देखने बजाय बड़ा सा हायरार्की बहुत सारे कंपोनेंट में जाकर बनाकर मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। यहाँ पर आपको देखना है कि स्टोर कैसे बनाते हैं, स्टोर के डेटा को कंपोनेंट्स में कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं, आपको ये देखना है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार स्टोर में अपने जो डेटा रख दिया वह डेटा आप किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बड़ा सा हायरार्की बनाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं हो, आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो या ना हो, उस डेटा को यूज़ किया जा सकेगा जो स्टोर में रखा हुआ होगा। ओके, सो ये सारे ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग चलते हैं वापस से PPT में और थोड़ा सा और थ्योरी देखेंगे, उसके बाद वापस से प्रैक्टिकल में आएंगे और देखेंगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें हमें करनी है आगे देखने के लिए, सीखने के लिए। इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं PPT में देखें, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है, इस पर आप देख सकते हैं कि Vue.js का मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। ये कहीं भी आपको नीचे कहीं मिलेगा, मेरे भविष्य में कुछ सालों के बाद अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये Vue.js का कोर्स आपको यहीं पर कहीं मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर है, इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो Vue.js का पूरा A to Z जो भी बेसिक से एडवांस तक का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज मैंने इसमें यूज़ किया है Vue 3 कंपोजिशन API, और ये कंपोजिशन API आता है तभी आप ये सेटअप स्टोर क्रिएट कर पाएंगे और इसको सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। सो कंपोजिशन API स्क्रिप्ट सेटअप आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आप इसको फॉलो कर सकेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मेरा पूरा कोर्स देखा होगा और अच्छे तरीके से आपको Vue 3 कंपोजिशन API आता होगा, तभी आप पीनिया का मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। सो अगर आपने नहीं देखा तो इसको देखिएगा पहले, उसके बाद आप इसको देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल। इसका लिंक आपको मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो क्लोज़ करता हूँ मैं और वापस से आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। हमने भी इससे पहले डेफिनेशन में देखा था कि पीनिया एक स्टोर लाइब्रेरी है Vue के लिए। तो स्टोर मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अ स्टोर इज़ एन एंटिटी होल्डिंग स्टेट एंड बिजनेस लॉजिक दैट इजंट बाउंड टू योर कंपोनेंट ट्री। मतलब कंपोनेंट ट्री से बाउंड नहीं है, हमारा जो भी बिजनेस लॉजिक है या फिर स्टेट है वह स्टोर के अंदर में रखा जाएगा। समझ लीजिए कि स्टोर एक तरह का बॉक्स है जिसमें आप स्टेट और बिजनेस लॉजिक रख सकते हैं। जैसे एक बॉक्स के अंदर आप सेब रखते हैं और जो फल फूल होते हैं उसको रखते हैं, इस तरीके से स्टोर भी एक बॉक्स है जिसमें यहाँ पर स्टेट और बिजनेस लॉजिक रखा जाता है। गेटर्स और एक्शंस, स्टेट्स, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं।
और जो भी इसमें आप रखेंगे वह ग्लोबली होगा, यानी कि ग्लोबली कहीं भी एक्सेस किया जा सकेगा इस स्टोर में जो भी रखेंगे। इन अदर वर्ड इट होस्ट ग्लोबल स्टेट, यानी कि ग्लोबल स्टेट ये होस्ट करता है। इट्स अ बिट लाइक अ कॉम्पोनेंट दैट इज़ ऑलवेज देयर एंड दैट एवरीबडी कैन रीड ऑफ एंड राइट टू। ये एक तरह का ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसका डेटा कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी रीड कर सकता है और कोई भी राइट कर सकता है। इट हैज़ 3 कॉन्सेप्ट्स, स्टेट, गेटर्स एंड एक्शंस। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स मेनली होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है, स्टेट, गेटर्स और एक्शंस। ये सब टेक्निकल सिर्फ नाम इसमें रहेगा, हम लोग स्टेट, गेटर्स और एक्शंस यहाँ पर अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कंपोजिशन एपीआई हम जैसे करते हैं वैसे करते हैं, पर स्टेट, गेटर्स और एक्शंस लिखना नहीं होता जैसे हम लोग ऑप्शन स्टोर में करते हैं, वैसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है सेटअप स्टोर में, ये ध्यान में रखिएगा। एंड इट्स सेफ टू एज्यूम दीज कॉन्सेप्ट्स आर द इक्विवेलेंट ऑफ रेफ, कंप्यूटेड एंड फंक्शन इन कॉम्पोनेंट्स। तो कंपोजिशन एपीआई में हम लोग क्या करते हैं, रेफ बनाते हैं, कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनाते हैं और फंक्शन बनाते हैं। तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि जो यहाँ पर स्टोर में स्टेट कहा जा रहा है वो एक्चुअली में रेफ है, जो गेटर्स कहा जा रहा है वो एक्चुअली में कंप्यूटर प्रॉपर्टी है, और जो एक्शन कहा जा रहा है वो एक्चुअली में फंक्शन है। या फिर इसके अपोजिट करेंगे तो जो रेफ कहा जा रहा है वो एक्चुअली में स्टेट है, जो कंप्यूटर प्रॉपर्टी कहा जा रहा है वो एक्चुअली में गेटर्स है, और जो फंक्शन कहा जा रहा है वो एक्चुअली में स्टोर के लिए एक्शंस है। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और सिमिलरिटीज़ इसमें ढूंढ सकते हैं अगर ढूंढना चाहें तो स्टोर का मतलब ये हो गया कि एक बॉक्स है, उसमें स्टेट और बिजनेस लॉजिक रखा जाएगा जो कि ग्लोबली एक्सेसिबल होगा सभी के लिए। और उसमें 3 कॉन्सेप्ट्स मेन हैं, स्टेट, गेटर्स और एक्शंस, जिसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं रेफ, कंप्यूटेड और फंक्शन के। व्हेन यूज स्टोर आपको कब यूज़ करना चाहिए, स्टोर शुड कंटेन डेटा दैट कैन बी एक्सेस थ्रू आउट योर एप्लीकेशन। यानी कि आपकी एप्लीकेशन में अगर ऐसे डेटा की आवश्यकता है जो कि किसी भी कंपोनेंट में यूज़ किया जा सके, किसी भी कंपोनेंट्स में एक्सेस किया जा सके, पूरे एप्लीकेशन में एक्सेस किया जा सके, तो उसके लिए आप स्टोर का यूज़ करेंगे। दिस इंक्लूड्स डेटा दैट इज़ यूज्ड इन मेनी प्लेसेस, एग्जांपल यूज़र इन्फॉर्मेशन दैट इज़ displayed in the nav bar, as well as data that needs to be preserved through pages, एग्जाम्पल के लिए अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मल्टी स्टेप फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ यूज़ केसेस दिया गया है कि जैसे अगर आपको यूज़र इन्फॉर्मेशन रखना हो तो आप स्टोर के अंदर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूज़र इन्फॉर्मेशन हर एक पेज में हर एक कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आप यूज़र का इन्फॉर्मेशन नेव बार में यूज़ शो करवाना चाहें कि वेलकम सोनम, इस तरीके से यूज़र का नाम आपने शो करवा दिया, तो यूज़र का नाम अपने नेव बार में शो करवाए, एक ये अलग कंपोनेंट होगा। हो सकता है कि आप लॉग आउट के समय उसको प्रोफाइल में दिखाना चाहेंगे तो वहाँ पर आप नाम फिर से डिस्प्ले करना चाहेंगे, तो मल्टीपल जगहों पर आपको आवश्यकता पड़ेगी यूज़र की इन्फॉर्मेशन की, मल्टीपल कंपोनेंट में आवश्यकता पड़ेगी आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन की। तो आप चाहें तो यूज़र का इन्फॉर्मेशन स्टोर में रख सकते हैं, फिर ये ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाएगा, कोई भी कंपोनेंट इसका इस्तेमाल कर पाएगा। उसी तरीके से मल्टी स्टेप फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि जो भी स्टेट आपको ग्लोबली एक्सेस करना है कि किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस करना है, उस स्टेट को आप स्टोर के अंदर में रख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन को ऐसे स्टेट की आवश्यकता है जो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज़ किया जाएगा, तो आप समझ जाइए कि आपको पीनिया स्टोर अपने एप्लीकेशन में चाहिए। पीनिया स्टोर को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिएट पीनिया इंस्टेंस एंड पास इट टू ऐप। दूसरा डिफाइन स्टोर, आप डिफाइन स्टोर, ऑप्शन स्टोर और सेटअप स्टोर दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग सेटअप स्टोर की बात करेंगे, ऑप्शन स्टोर को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है यूज़ स्टोर इन कंपोनेंट, यानी कि जो आप डेटा या फिर स्टेट आपने अपने स्टोर में लिखा सेटअप स्टोर में, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट में, वो हमें सीखना था थर्ड स्टेप में। तो ये 3 स्टेप हमें फॉलो करना है और बस इससे हमारा पीनिया स्टोर समाप्त हो जाएगा। तो पहले स्टेप की बात करते हैं, क्रिएट पीनिया इंस्टेंस एंड पास इट टू ऐप। इसके लिए हमें main.js फाइल में जाना है, वहाँ से हमें ये ऑलरेडी इंपोर्ट रहेगा, हमें इंपोर्ट करना है पीनिया से क्रिएट पीनिया। ऐप हमारा ऑलरेडी इंपोर्ट रहेगा, हमें एक इंस्टेंस बनाना है, यहाँ पर इंस्टेंस बना रहे हैं पीनिया का, तो कॉन्स्ट लिखा पीनिया इक्वल क्रिएट पीनिया। उसके बाद ऐप ऑब्जेक्ट एक बना लेना है, अगर नहीं बना है तो बनाना है। इसके बाद ऐप.यूज़ करके पीनिया जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया पीनिया का, वह हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद माउंट करने का कोड लिख देना है। फर्स्ट स्टेप में यही करना है, यही कोड आपको लिखना है अपने main.js फाइल में जाकर, ये आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको स्टोर डिफाइन करना है। तो स्टोर डिफाइन करने के लिए आपको यूज़ करना है ये वाला फंक्शन डिफाइन स्टोर। दिस इज़ यूज टू डिफाइन अ स्टोर। यू कैन डिफाइन एज मेनी एज अ स्टोर यू वांट एंड यू शुड डिफाइन ईच स्टोर इन अ डिफरेंट फाइल। आप जितनी मर्जी उतने स्टोर्स बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन रिकमेंड किया गया है कि आप हर एक स्टोर को एक डिफरेंट फाइल में यानी कि सेपरेट फाइल में क्रिएट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से डिफाइन स्टोर लिखना है, फिर यहाँ पर यूनिक नेम, इसको यूनिक आईडी भी कहा जाता है, यहाँ पर लिखते हैं जो पूरे एप्लीकेशन के लिए यूनिक होना चाहिए। उसका इसका दूसरा जो आर्गुमेंट या पैरामीटर होता है वो होता है या तो ऑप्शन ऑब्जेक्ट होगा या फिर सेटअप फंक्शन होगा। यहाँ पर हम लोग सेटअप फंक्शन लिखेंगे, बिकॉज सेटअप फंक्शन लिखेंगे तभी हमारा सेटअप स्टोर क्रिएट होगा। अगर आप ऑप्शन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आपका ऑप्शन स्टोर क्रिएट होगा, बट हमें यहाँ पर सेटअप स्टोर क्रिएट करना है, इसलिए हम लोग सेटअप फंक्शन यहाँ पर लिखने का कोड देखेंगे। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ यूनिक आईडी ऑफ द स्टोर अक्रॉस योर एप्लीकेशन। ये पूरे एप्लीकेशन में यूनिक होना चाहिए इसका फर्स्ट आर्गुमेंट, जो कि यूनिक आईडी होगा या फिर यूनिक नेम होगा। इट एक्सेप्ट्स 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर इट्स सेकंड आर्गुमेंट एन ऑप्शन ऑब्जेक्ट और अ सेटअप फंक्शन। इसका जो दूसरा आर्गुमेंट है उसमें या तो आप ऑप्शन ऑब्जेक्ट लिखेंगे या फिर सेटअप फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया। वी कैन क्रिएट ऑप्शन स्टोर बाय प्रोवाइडिंग ऑप्शन ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑप्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो आप ऑप्शन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट सेटअप स्टोर बाय प्रोवाइडिंग सेटअप फंक्शन। अगर आप सेटअप फंक्शन प्रोवाइड करेंगे तो आप सेटअप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सेटअप स्टोर ही क्रिएट करना है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोनों का ही मैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज काउंटर स्टोर, ये जब देख रहे हैं यूज काउंटर स्टोर, इसकी जगह पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन ये कहता है कि शुरू करना है यूज से और अंत करना है स्टोर से। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यूज काउंटर स्टोर लिखा तो काउंटर की जगह पर आप कुछ भी लिखिए, लेकिन इस शुरू कीजिए यूज से और इसको खत्म कीजिए स्टोर से। ये नेमिंग कन्वेंशन है। यूज काउंटर स्टोर, यूज स्टूडेंट स्टोर, यूज कंपनी स्टोर, इस तरीके से एग्जाम्पल्स कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इक्वल लिखना है, डिफाइन स्टोर का यूज़ करना है और मेन यहाँ पर यूनिक नाम होना चाहिए पूरे एप्लीकेशन के लिए। ये यूनिक आईडी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर कर्ली ओपन लिखा हुआ है, विच मीन्स ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद कर्ली बंद और ये पैरेंथेसिस भी बंद। अभी दूसरा जो एग्जाम्पल है ये हमारा सेटअप फंक्शन के लिए है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा, कॉन्स्ट लिखा, यूज काउंटर स्टोर इक्वल डिफाइन स्टोर, यहाँ पर यूनिक आईडी मेन लिखा और यहाँ पर कर्ली से शुरू करने की बजाय पैरेंथेसिस दिया हुआ ओपनिंग क्लोजिंग एरो फंक्शन है ये, इसी को हम लोग कहते हैं सेटअप फंक्शन। कुछ इस तरीके से लिखना होता है। बाकी इसके अंदर में लॉजिक होगा, आप इसके अंदर में रेफ लिखेंगे, कंप्यूटर प्रॉपर्टी लिखेंगे और फंक्शंस लिखेंगे सेटअप स्टोर में। चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले ऑप्शन स्टोर का एग्जांपल दिखाता हूँ, बट सिर्फ पीपीटी में, इसका हम लोग कोड में नहीं देखेंगे। मैंने एक फोल्डर बनाया स्टोर्स नाम का, उसके अंदर में मैंने एक फाइल बनाया counter.js नाम का। भी मुझे इसमें इंपोर्ट कर लेना। सबसे पहले पिनिया से डिफाइन स्टोर, उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज काउंटर स्टोर और डिफाइन स्टोर करना। काउंटर पूरे एप्लीकेशन में यूनिक होना चाहिए ये नाम, ये यूनिक आईडी की तरह क्रिएट किया जाएगा और यहाँ पर कर्ली ओपन किया। जैसे ही सबसे पहले कर्ली दिख जाता है कॉमा के बाद, समझ जाइए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट है और ये ऑप्शन स्टोर क्रिएट करके हमें देगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट लिखेंगे, गेटर्स लिखेंगे और एक्शंस लिखेंगे और ये आपका बंद हो जाएगा। इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, तो यहाँ पर दोबारा से नहीं करेंगे। कहाँ डिस्कस किया हुआ है, इसका एक सेपरेट मैंने बनाया हुआ है लेक्चर, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें ऑप्शन स्टोर के बारे में ही जानकारी है और बहुत ही डिटेल में है। सेटअप स्टोर के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टोर वही एक फोल्डर बनाना है, एक फाइल क्रिएट करना है counter.js हमने फाइल क्रिएट कर लिया। फाइल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। इंपोर्ट करना है पिनिया से डिफाइन स्टोर, उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज काउंटर स्टोर डिफाइन स्टोर काउंटर, ये काउंटर यूनिक होना चाहिए आपके पूरे एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर एरो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एरो लिखा और कर्ली ओपन, तो ये हमारा सेटअप फंक्शन है। सेटअप फंक्शन के अंदर में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कॉन्स्ट काउंट इक्वल रेफ 1, इसका हमने वैल्यू दिया हुआ है न्यूमेरिक वैल्यू 1। उस तरीके से हमने एक कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनाया हुआ है कॉन्स्ट डबल काउंट इक्वल कंप्यूटर प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, और इसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ है कि काउंट डॉट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है इंक्रीमेंट का, जो कि इंक्रीज करेगा काउंट के वैल्यू को +1 करेगा, यानी कि इंक्रीज होगा बाय 1। उसके बाद ये हमारा रिटर्न ले लेना है कि कौन कौन सा आपको एक्सपोज करना है, कौन कौन सा जो भी ये स्टोर है, ठीक है स्टोर है तो स्टोर में से क्या क्या आपको एक्सपोज करना है। जो आप एक्सपोज करेंगे वही बाकी के जो कंपोनेंट है वो यूज़ कर पाएंगे। जैसे मुझे एक्सपोज करना है काउंट स्टेट कर दिया, यहाँ लिख दिया, मीन्स आपने कर दिया। इस तरीके से कंप्यूटर प्रॉपर्टी को जो कि डबल काउंट है उस तरीके से फंक्शन को करना है, तो इंक्रीमेंट को भी आप लिख सकते हैं। और ये बंद, यहाँ पर ये हमारा स्टेट माना जाएगा, ये हमारा गेटर्स माना जाएगा और ये हमारा एक्शन माना जाएगा। बट ये जो लिखने का तरीका है एकदम सिमिलर है कंपोजिशन एपीआई से। कंपोजिशन एपीआई कौन सा, Vue.js में जो कंपोजिशन एपीआई हमने देखा हुआ है उसके सिमिलर है काफ़ी है। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपने मेरा Vue.js का कोर्स देखा है, उसमें अपने कंपोजिशन एपीआई को ठीक तरीके से पढ़ा है, तो आप पिनिया में सेटअप स्टोर को आसानी से यूज़ कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे और इसका कोड भी लिख पाएंगे, बिकॉज ये एकदम सिमिलर है उसके जैसा। कुछ भी अलग आपको देखने को नहीं मिल रहा, लग रहा होगा कि एक कॉम्पोनेंट हम लोग बना रहे हैं Vue.js का। सो ये हाँ बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। ऐसे ही आपको रेफ बनाना है, ऐसे आपको कंप्यूटर प्रॉपर्टी और ऐसे ही आपको फंक्शन बनाना है। जो रूल आपने वहाँ देखे थे वही
सिमिलर रूल आपको यहाँ पर भी वही आपको फॉलो करना है। आप रेफ बना सकते हैं, कंप्यूटर प्रॉपर्टी में अपना लॉजिक लिख सकते हैं, फंक्शन में अपना बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। यहाँ पर रेफ को हम लोग स्टेट कहते हैं, कंप्यूटर प्रॉपर्टी को गेटर्स कहते हैं, और जो फंक्शन है उसको एक्शंस कहते हैं इन पिनिया स्टोर। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें कोडिंग में, उससे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन स्टोर और सेटअप स्टोर में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन स्टोर शुड फील इंट्यूटिव एंड सिंपल टू गेट स्टार्टेड विथ, यानी कि ये बहुत ही सहज है और सिंपल है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने मेरा कंपोजिशन एपीआई का कोर्स फॉलो किया होगा तो आपको लगेगा कि सेटअप स्टोर ज़्यादा सहज है, ज़्यादा सिंपल है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने पहले ऑप्शन एपीआई पढ़ा, इसी वजह से उनको ऑप्शन स्टोर सहज लगता है, बट आप लोगों ने अगर मेरा देखा होगा कोर्स तो आप लोगों को कंपोजिशन एपीआई अच्छा लगेगा और सेटअप स्टोर अच्छा लगेगा, तो आप सेटअप स्टोर को फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन स्टोर्स रिक्वायर्स ऑप्शंस ऑब्जेक्ट विद स्टेट गेटर्स एंड एक्शंस प्रॉपर्टीज। आपने अगर मेरा ऑप्शन स्टोर का वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग स्टेट बनाते हैं, गेटर्स बनाते हैं और एक्शंस बनाते हैं, ये रिक्वायर होता है ऑप्शन स्टोर में लिखना। दिस इज सिमिलर टू व्यूज ऑप्शन एपीआई, ये व्यू के ऑप्शन एपीआई के सिमिलर है। देखिए 2-3 चीज़ें क्लियर रखिए। व्यू जेएस में होता है ऑप्शन एपीआई, पिनिया में होता है ऑप्शन स्टोर और ऑप्शन ऑब्जेक्ट। व्यू जेएस में होता है कंपोजिशन एपीआई, पिनिया में होता है सेटअप स्टोर और सेटअप फंक्शन। तो ये अलग अलग सेपरेट रखिएगा कि व्यू जेएस में क्या होता है और पिनिया स्टोर में क्या होता है, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेटअप स्टोर की। तो सेटअप स्टोर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ more flexibility than option store, as you can create watchers within a store and freely use any composables। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है सेटअप स्टोर में, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऑप्शन स्टोर के कंपैरिजन में। इसमें आप वाचर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप कंपोजेबल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारे आपको फीचर्स एक तरह से कहें तो मिल जाते हैं ज़्यादा सेटअप स्टोर में, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। However, keep in mind that using composable will get more complex when using SSR। जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग करेंगे तो composable यूज़ करना में भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा बर्डन हो सकता है, बट वो एक्सपीरियंस के साथ, समय के साथ ठीक हो जाता है। सेटअप स्टोर रिक्वायर्स फंक्शन दैट डिफाइंस रिएक्टिव प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स वी वांट टू एक्सपोज। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था सेटअप स्टोर वाले में, उसमें हम लोग रिएक्टिव प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं, जो हमने रेफ बनाया था, कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनाया था, और फंक्शन हम लोग बनाते हैं, फिर हम लोग उसको रिटर्न ले लेते हैं। तो जो जो एक्सपोज करना था उसको हम लोग रिटर्न लेते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया कि आपको उस तरीके से लिखना, उस फॉर्मेट में लिखना होता है। सेटअप स्टोर अगर आप बनाते हैं तो रिक्वायर होता है कि आप रिएक्टिव प्रॉपर्टीज़ बनाइए, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ बनाइए और फंक्शंस बनाइए, बजाय यहाँ पर डायरेक्टली स्टेट गेटर्स और एक्शंस बनाने की, जो कि ऑप्शन एपीआई ऑप्शन स्टोर में करना पड़ता है। ऑप्शन एपीआई नहीं, ऑप्शन स्टोर में करना पड़ता है पिनिया के ऑप्शन स्टोर में। सेटअप स्टोर इज सिमिलर टू दी व्यूज कंपोजिशन एपीआई स्क्रिप्ट सेटअप। तो ये काफ़ी सिमिलर है कंपोजिशन एपीआई, जो कि हम लोग स्क्रिप्ट सेटअप, जिसको हम लोग स्क्रिप्ट सेटअप भी कहते हैं व्यूजेस में। सिमिलरिटीज और डिफरेंस आपने देख लिया कि क्या क्या दोनों में है। अभी एक चीज़ और देख लीजिए कि कंपैरिजन विद व्यूजेस ऑप्शन एपीआई इन ऑप्शन स्टोर। जो व्यूजेस का हमारा ऑप्शन एपीआई होता है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ऑप्शन स्टोर में क्या क्या होता है, उसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। जो आप डेटा कहते हैं अपने ऑप्शन एपीआई में, व्यू जेएस के ऑप्शन एपीआई में जिसको आप डेटा कहते हैं, उसको यहाँ पर आप यानी कि पिनिया में ऑप्शन स्टोर जब हम बनाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर स्टेट कहते हैं। उस तरीके से कंप्यूटर को गेटर्स कहा जाता है, मेथड्स को एक्शन कहा जाता है। और इसी को कंपेरिजन करेंगे हम लोग कंपेरिजन विद व्यूज कंपोजिशन एपीआई इन सेटअप स्टोर, जो कि वही हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो जो कंपोजिशन एपीआई में हमारा रेफ होता है वही हमारा यहाँ पर पिनिया के सेटअप स्टोर में स्टेट प्रॉपर्टी कहलाता है। उस तरीके से जो कंप्यूटर प्रॉपर्टी होता है व्यू जेएस के कंपोजिशन एपीआई में, वही यहाँ पर यानी कि पिनिया के सेटअप स्टोर में उसको टेक्निकली हम लोग गेटर्स कहते हैं। इस तरीके से फंक्शन को एक्शंस कहा जाता है। तो आप उसको अगर रेफ भी कहें तो कोई ऐसा नहीं कि उसका काम बदल जाएगा, नहीं। सेटअप स्टोर में आप उसको रेफ भी कह सकते हैं, कंप्यूटर भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसको स्टेट भी कह लीजिए, गेटर्स भी, एक्शन भी कह लीजिए, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम बिल्कुल वही करेगा और सिंटैक्स आपको सही तरीके से फॉलो करना है। सेटअप स्टोर में रेफ, कंप्यूटर और फंक्शन बनाना होता है, ये आपको बनाना है, जैसे कंपोजिशन भी हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। विच वन यूज़ ऑप्शन और सेटअप, पिक दी वन दैट यू फील मोस्ट कंफर्टेबल। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन स्टोर इजी लगता है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सेटअप स्टोर अगर ज़्यादा अच्छा लगे, ईजी लगे समझने में, लिखने में, तो आप सेटअप स्टोर को फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
यूजिंग स्टोर इन कंपोनेंट, जो आपने स्टोर अभी क्रिएट किया सेटअप स्टोर, उसको आप यूज़ कैसे करेंगे अपने कंपोनेंट में। तो स्क्रिप्ट सेटअप लिखा, इंपोर्ट करना है सबसे पहले अपने स्टोर को हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद कॉन्स्ट स्टोर, इस तरीके से स्टोर ऑब्जेक्ट एक बनाना है और फिर इसको आप अपने टेम्पलेट में यूज़ कर पाएंगे, जैसे स्टोर डॉट काउंट, स्टोर डॉट डबल काउंट कंप्यूटर प्रॉपर्टी के लिए, फिर स्टोर डॉट इंक्रीमेंट एक्शन को अगर या फिर फंक्शन को आपको कॉल करना है तो उस तरीके से कर सकते हैं। इस यहाँ पर स्टोर जो है वो हमारा क्या है, स्टोर इज एन ऑब्जेक्ट रैप्ड विथ रिएक्टिविटी, मीनिंग देर इज नो नीड टू राइट डॉट वैल्यू आफ्टर गेटर्स, बट लाइक प्रॉप्स इन सेटअप वी कैन नॉट डी स्ट्रक्चर। हम लोग इसको डी स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। जैसे कि स्टोर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो हम लोग अपने स्टोर से रिटर्न लेते हैं काउंट, डबल काउंट, इंक्रीमेंट, वह यहाँ पर स्टोर में आपको मिलता है, बट यहाँ पर ये डी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। डी स्ट्रक्चर आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं। स्टोर लिखा, काउंट, डबल काउंट, इंक्रीमेंट, से डी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, ये काम नहीं करेगा। अगर डी स्ट्रक्चर करना है तो उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि है स्टोर टू रेफ्स। दिस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम स्टोर वाइल कीपिंग इट्स रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी को बनाए रखते हुए आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को इस फंक्शन का यूज़ करके। इट विल क्रिएट रेफ्स फॉर एवरी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी, जितने भी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी होंगे उनके लिए ये रेफ्स क्रिएट कर देगा। दिस इज यूजफुल व्हेन यू आर ओनली यूजिंग स्टेट फ्रॉम द स्टोर बट नॉट कॉलिंग एनी एक्शन। एक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ स्टेट के लिए है। जैसे कि मैंने लिख दिया काउंट, डबल काउंट, यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट नहीं लिखा बिकॉज वो हमारा एक एक्शन है। यहाँ पर स्टोर टू रेफ्स लिखना है, इसको इंपोर्ट करना है जाहिर सी बात पहले पिनिया से, तो स्टोर को यहाँ पर बीच में डाल देना है बिटवीन पैरेंथेसिस। और अब आप इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे हमने काउंट और डबल काउंट यहाँ पर लिखा है। इसको एक और एग्जांपल से देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पहले अपने स्टोर को किया इंपोर्ट, उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया स्टोर टू रेफ्स को पिनिया से, इसको स्टोर ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हम लोग यू कैन डिस्ट्रक्चर एक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द स्टोर एज दे आर बाउंड टू द स्टोर इटसेल्फ। इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर लेना अपने पहले स्टेट को, जैसे काउंट को और डबल काउंट को हमने डिस्ट्रक्चर किया, और एक्शन को आप डायरेक्टली इस तरीके से स्टोर से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टोर टू रेफ्स लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इतना देखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसकी। इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रोजेक्ट हमारा पहले से क्रिएट है और हमने पीनिया वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करके रखा हुआ था। हम लोग अगर पीनिया को इसमें इस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहले तो हमने इंस्टॉल कर लिया, वो तो है ही, इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको 3 स्टेप बताया था कि पहले कि पीनिया का हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, फिर इसको ऐप में पास करना है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप होगा डिफाइन करना स्टोर को, फिर तीसरे स्टेप में हम लोग उसको यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए पहले पीनिया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको SRC फोल्डर के अंदर main.js फाइल में जाना है यहाँ पर, और यहाँ आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना है क्या, यहाँ नहीं, इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट फ्रॉम पीनिया। पीनिया क्या इंपोर्ट करना है, यहाँ पर क्रिएट पीनिया, ये इंपोर्ट कर लिया। अब पीनिया का इंस्टेंस क्रिएट करना है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रिएट पीनिया इंस्टेंस, और यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्स्ट पीनिया इक्वल क्रिएट पीनिया। इस तरीके से हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं इसका। इसको करने के बाद ये जो हमारा है, ये एक लाइन में, इसको मल्टीपल लाइन में करना पड़ेगा बिकॉज हमें एक ऐप ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसको कॉन्स्ट ऐप लिखते हैं इक्वल, ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पर इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पर ऐप लिख देते हैं। दोनों का बात, ये दोनों सेम ही हो गया, बस अलग अलग लाइन में हमने कर दिया, लेकिन कोड अभी भी सेम है। अभी ये जो अपने पीनिया ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हमें ऐप में यूज़ करवाना है। तो ऐप.यूज़ लिखिए और यहाँ पर पीनिया लिख दीजिए। तो बस इसी को कहते हैं यूज़ पीनिया इंस्टेंस, यूज़ पीनिया इंस्टेंस। इसको कर देता हूँ एक नीचे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्रिएट करना पीनिया इंस्टेंस, और यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया आपके पास। तो ये पहला स्टेप था जो हमने किया। ध्यान रहे कि ये आपको लास्ट में लिखना है, ऐप.माउंट, और माउंट करने का जो कोड होता है सबसे लास्ट में लिखना होता है। तो ये स्टेप आपको हर प्रोजेक्ट में फॉलो करना है और इस तरीके से सब चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। ये काम हमारा हो गया, और यहाँ पर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेप था कि पीनिया स्टोर डिफाइन करना। तो डिफाइनिंग स्टोर कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और इसका नाम रखेंगे स्टोर्स। इसके अंदर में कोई एक फाइल क्रिएट कर लीजिए, जैसे मैं काउंटर नाम का एक फाइल क्रिएट करा था, counter.js, और यहाँ पर आपको अपना स्टोर बनाना। स्टोर हम लोग कौन सा बनाएंगे, सेटअप स्टोर बनाएंगे जो लिखने में ईजी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट फ्रॉम पीनिया। क्या इंपोर्ट करना है, डिफाइन स्टोर। डिफाइन स्टोर ये हमने इंपोर्ट कर लिया। हम लोग अपना इसमें मैं और चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसकी मुझे इसमें आवश्यकता पड़ेगी व्यूज़ से। ये किस चीज़ की, रेफ की, बिकॉज यहाँ रेफ यूज़ होता है, और कंप्यूटर प्रॉपर्टी भी बनाना है तो कंप्यूटर यूज़ होता है। इधर मैं इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ काउंटर
स्टोर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नाम आप नेमिंग कन्वेंशन क्या है, शुरू करना है यूज़ लिख के और ख़त्म करना है स्टोर लिख के। बाकी बीच में आप दोनों के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने काउंटर लिख दिया, अगर स्टूडेंट का होता तो स्टूडेंट लिखते हैं बीच में, यूज़ स्टूडेंट स्टोर। अभी के लिए काउंटर का बना रहे हैं हम लोग ये स्टोर, तो यूज़ काउंटर स्टोर इस तरीके से हो सकता है। ये यूज़ कंपनी स्टोर, यूज़ एम्प्लॉय स्टोर, कुछ भी हो सकता है। बस नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है जो कहता है कि यूज़ को शुरू में लिखिए और स्टोर को अंत में लिखिए। बाकी बीच में जो भी आपका प्रोजेक्ट डिमांड करता है उसका आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पर लिखना है डिफाइन स्टोर, और इसका पहला जो आर्गुमेंट होगा ये कोई एक यूनिक नाम होना चाहिए पूरे एप्लीकेशन में, तो मैंने यहाँ पर काउंटर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तब ये क्या करेगा, हमें ऑप्शन स्टोर क्रिएट करके देगा, बट हमें ऑप्शन स्टोर नहीं क्रिएट करना, हमें क्रिएट करना है सेटअप फंक्शन, यानी कि सेटअप स्टोर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन लिखने के लिए पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर एरो लिखना, फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कुछ इस तरीके से। ये हमारा बन गया सेटअप स्टोर। अब सेटअप स्टोर के अंदर में जो स्टेट लिखते हैं वह आप रेफ के लिए लिखते हैं, तो रेफ के की तरह लिखते हैं। तो हम लोग उसको लिखते हैं कॉन्स्ट काउंट इक्वल रेफ, और इसमें वैल्यू देते हैं 1। तो एक तरीका कि हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा एक तरीके से स्टेट हो गया। उस तरीके से अगर मुझे इसमें कोई बनाना है गेटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, कंप्यूटर प्रॉपर्टी के तौर पर लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कॉन्स्ट डबल काउंट इक्वल कंप्यूटर प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं, एक कॉल बैक इस तरीके से लिखा जाता है। होपफुली आपको मेरा कोर्स देखा हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर काउंट डॉट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, फिर जो भी आपका लॉजिक होगा वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया गेटर से एक तरीके से। उसके बाद एक्शंस को फंक्शन के तौर पर लिखते हैं, तो फंक्शन इंक्रीमेंट, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं काउंट डॉट वैल्यू प्लस प्लस। इसको सेव कर दीजिए। तो ये रेफ हो गया, 1 लिख दिया, डबल काउंट कंप्यूटर प्रॉपर्टी यहाँ पर ये लिखा गया, इंक्रीमेंट काउंट डॉट वैल्यू प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इसको एक्सपोज करना है कि इसमें से काउंट को एक्सपोज करेंगे, डबल काउंट को, इंक्रीमेंट को, तीनों को कर सकते हैं, या फिर जिसको भी चाहते हैं आप सिर्फ उसी को कर लीजिए। एक्सपोज करने के लिए लिखना है रिटर्न, और ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखें तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज काउंट कॉमा डबल काउंट और इंक्रीमेंट। ये तीनों ही मैंने एक्सपोज कर दिया, यानी कि ये तीनों ही कॉम्पोनेंट में यूज़ किया जा सकेगा। कोई भी कॉम्पोनेंट इन तीनों को यूज़ कर सकता है, जिसको भी चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। तीनों को यूज़ करना जरूरी नहीं है, जिसको चाहे उसको यूज़ करते हैं, फिर तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये सेटअप स्टोर हमारा बन के तैयार है। अब बस इसको क्या करना है, थर्ड स्टेप पे आते हैं, यूजिंग स्टोर इन कॉम्पोनेंट। तो कॉम्पोनेंट में इसको यूज़ करना सीखना कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कॉम्पोनेंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, ए कॉम्पोनेंट और बी कॉम्पोनेंट, तो इनमें हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। आप किसी भी कॉम्पोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे हायरार्की कितना भी बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ चीज़ें जिससे कि आप इसको आसानी से समझ पाएँ। देखिए स्टेट का मतलब क्या, रेफ, गेटर का मतलब क्या, कंप्यूटर प्रॉपर्टी, एक्शन का मतलब क्या, मेथड्स या फिर फंक्शन। तो यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए पहले आपको सबसे पहले अपने स्टोर को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट यूज़ काउंटर स्टोर, और ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट इस तरीके से हो गया। इंपोर्ट करने के बाद एक स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट स्टोर इक्वल यूज़ काउंटर स्टोर। ये ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट कर लिया। इसको CLG करके इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसमें रिफ्रेश कीजिए, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी में आपको स्टेट दिखाई देगा, डबल काउंट दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। देखिए ये क्या ID है वह दिखाई देता है। काउंटर हमने नाम रखा हुआ था, कौन सा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। ये जो हमने नाम रखा था अपने स्टोर में काउंटर, वही ID में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर ये दिख रहा है। आप ये ID के बेस पे इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके बाद आपको यहाँ जो मिलेगा, देखिए काउंट मिल जा रहा है, डबल काउंट मिल जा रहा है, इंक्रीमेंट मिल जा रहा है। जो स्टेट एक्चुअली में हमारा होता है वो यहाँ पर होता है, इस स्टेट डॉलर सिंबल स्टेट पे। जो आप इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देख पाएंगे, काउंट सिर्फ एक ही है तो आपको एक दिखाई दे रहा है। आप मल्टीपल बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर आकर आप और भी स्टोर बना सकते हैं, जैसे ref1 लिखा, फिर एक स्ट्रिंग बना लिया, फिर एरे बना लिया, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही स्टेट है, तो वह स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जितने भी स्टेट होंगे सब आपको इस डॉलर सिंबल स्टेट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया, हमने ये देख लिया एक बार एग्जामिन करके। अभी इसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार बस देख लिया तो बढ़िया। हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर और इसको कर देते हैं कमेंट। अब इसी स्टोर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप ये जो एक्सपोज किया गया इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर करके। इसके नीचे यहाँ पर आते हैं, H2 एक लगाते हैं, और सबसे पहले काउंट दिखाता हूँ। यहाँ पर कर्ली क्लोज
स्टोर डॉट काउंट, जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं व्यू में बिल्कुल वैसे यहाँ पर करना है। स्टोर के अंदर में काउंट है तो स्टोर डॉट काउंट लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आएंगे, देखिए काउंट 1 दिखाई देता है। वैसा नहीं कि सिर्फ इसी कॉम्पोनेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा पीनिया स्टोर में है। इसको इधर कर दो, ये स्टोर में है तो ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, ये सारे जो है ग्लोबली एक्सपोज्ड हैं, तो ये किसी भी कॉम्पोनेंट में यूज़ हो सकता है। अभी हमने क्या किया, ए कॉम्पोनेंट में यूज़ किया, उसी तरीके से आप बी कॉम्पोनेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ। हम लोग पहले इस दोनों को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आइए इसको, बिकॉज यहाँ पर ही तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा इंपोर्ट करके, तो ये कर लिया। और जैसे हमने यहाँ पर एक्सेस किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। बी कॉम्पोनेंट में यूज़ कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर। सो ये हो गया। अभी ये जो है ग्लोबल है और रिएक्टिविटी है, तो यहाँ चेंज होगा तो यहाँ दिखेगा, यहाँ चेंज होगा तो यहाँ दिखेगा। ये भी ध्यान में आपको रखना है, जहाँ जहाँ भी इसको आप यूज़ करेंगे जिस भी कंपोनेंट में, वहाँ वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। तो वो भी दिखा दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, बट संयम बना के रखिए। तो ये हमने काउंट को सिर्फ यूज़ किया। आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये भी एक्सपोज किया गया, और फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए वह भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से नीचे एक h2 लिखा और h2 में हम लोग लिखते हैं डबल काउंट, और यहाँ पर हमारा जो स्टोर होगा स्टोर डॉट डबल काउंट, इसलिए इसको सेव किया। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ काउंट में 1 है तो काउंट से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा, देखिए 2 देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से बी कॉम्पोनेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप इसी को अगर कॉपी कर लें, इस वाले को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो बी कॉम्पोनेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज ग्लोबल है उसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। तो बी कॉम्पोनेंट में ये यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एक लास्ट बचा हुआ इसमें, ये जो फंक्शन देख रहे हैं आप, ये इंक्रीमेंट फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यहाँ कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप अगर यहाँ इससे इसको यूज़ करना चाहते हैं जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं Vue.js में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी यूज़ करने का तरीका। मैं आपको एक बटन बनाकर इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये ऑटो क्यों नहीं हो रहा भाई। बटन लिखा, बटन लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक लिखेंगे, और क्लिक लिखने के बाद हम लोग इसमें लिख देते हैं इंक्रीमेंट, और यहाँ पर इसको लगा देंगे तो स्टोर डॉट इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको सेव कर दीजिए। अब जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे स्टोर डॉट इंक्रीमेंट, ये हमारा चलेगा और ये काउंट का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ करता है। जब ये इंक्रीज़ होगा तो ये काउंट वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगी। और इसको बी में भी आप कर सकते हैं, बट एक जगह करते हैं, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट होकर आपको दिख जाएगा। लेकिन हाँ, आप इस फंक्शन को बी में भी यूज़ कर सकते हैं, फिर जिस भी कमेंट चाहे उस कमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। सो आते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये इनिशियल स्टेट में चला आता है। जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो जितने भी स्टेट हैं सारे इनिशियल स्टेट पे चला आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा डेटा बना हुआ रहे, जो भी आप चेंज करते हैं वह, तो उसके लिए एक अलग पैकेज आता है परसिस्टेंट स्टेट का, या फिर अलग अलग तरीके होते हैं उसको परसिस्टेंट बनाने के, वो हम इसमें कवर नहीं कर, उसको मैं सेपरेटली कभी बता दूंगा, ठीक है। तभी के सिर्फ पीनिया स्टोर में रहते हैं। सो इसमें आप इंक्रीज़ में क्लिक करेंगे तो ये आपका इंक्रीज़ हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। तो रिएक्टिविटी बना हुआ है और ग्लोबल है, तो यहाँ जो होगा वह यहाँ भी दिखाई देगा, और यहाँ जो होगा वह यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। और जैसे रिफ्रेश करेंगे ये इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और फिर आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब ये चीज़ में क्या होता है कि जब लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, कि स्टोर डॉट काउंट लिखना पड़ रहा है, स्टोर डॉट डबल काउंट लिखना पड़ रहा है, स्टोर डॉट इंक्रीमेंट लिखना पड़ रहा है, तो लोग समझते हैं कि क्यों ना स्टोर से डिस्ट्रक्चर करके काउंट, डबल काउंट और इंक्रीमेंट को निकाल लिया जाए। तो चलिए दिखाता हूँ कि डिस्ट्रक्चर करने से ये काम होगा या नहीं होगा। सो यहाँ पर आना है कॉन्स्ट और डिस्ट्रक्चर करना है स्टोर से, और यहाँ पर क्या डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं काउंट, जैसे हमने नीचे लिखा है, फिर डबल काउंट और इंक्रीमेंट। डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें ये हमारा काम करेगा या नहीं, तो हम लोग इसको पूरे को कॉपी पेस्ट करेंगे और ऊपर वाले को पहले कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर स्टोर लिखने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज हम लोग डिस्ट्रक्चर कर चुके हैं, तो हम लोग इस स्टोर को यहाँ से हटा देते हैं, तीनों में से हटा दिया। डिस्ट्रक्चर कर लिया था, काउंट, डबल काउंट, इंक्रीमेंट को तीनों को निकाल लिया। हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चर करने के बाद हमें पता है रूल किस तरीके से हो सकता है। देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। ध्यान रहे कि बी कॉम्पोनेंट में अभी हमारा स्टोर डॉट काउंट लिखा हुआ है, जो कि इस तरीके से है। इसमें हमने डिस्ट्रक्चर वगैरह कुछ किया हुआ नहीं है, फिर हमने ए में किया हुआ। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इंक्रीमेंट में क्लिक करेंगे। देखिए इसमें चेंजेस नहीं हो रहा, बिकॉज ये रिएक्टिविटी खो चुका है। यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करने की वजह से इसका रिएक्टिविटी जा चुका है, लेकिन यहाँ पर स्टोर डॉट करके हमारा लिखा हुआ था बी कॉम्पोनेंट अभी भी, तो वहाँ पर सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो रिएक्टिविटी है वो खो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा ये। सो ये नहीं करना। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट के तौर पर। इसको नीचे आते हैं, वी कैन नॉट डिस्ट्रक्चर लाइक दिस। तो यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रक्चर नहीं, तो फिर डिस्ट्रक्चर होगा कैसे? इसके लिए हम लोग ये फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि स्टोर टू
refs। तो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग उसका यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमें स्टोर को कट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं स्टोर टू refs और इसके अंदर में आपको स्टोर को लिखना है। और यहाँ से जब आप इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फंक्शन को नहीं लिखना होता है। तो इस तरीके से अब डिस्ट्रक्चर आपने किया। अभी काउंट और डबल काउंट ये दो चीज़ें हमारी डिस्ट्रक्चर हो चुकी हैं, एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं और आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो इंक्रीमेंट है उसको डायरेक्टली आप स्टोर से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्ट इक्वल स्टोर और यहाँ पर इंक्रीमेंट डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जो भी एक्शन होगा वो डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको इस तरीके से, यानी कि इस फंक्शन के साथ आपको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और आप डिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो उस केस में अब ये हमारा सही तरीके से काम करेगा काउंट पे, डबल काउंट पे और सिंपली इंक्रीमेंट लिखने पे, बिकॉज सही तरीके से ये डिस्ट्रक्चर हो चुका है। तो करेक्ट वे ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग ये है, ध्यान में रहे। और नॉर्मली आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एक्शन को कुछ इस तरीके से। तो ये भी मैंने कमेंट में लिख दिया। अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, इंक्रीमेंट करेंगे, देखिए सब जगह इंक्रीमेंट है। यहाँ भी काम कर रहा है सही तरीके से और नीचे भी काम कर रहा है। नीचे तो काम करेगा ही बिकॉज नीचे स्टोर डॉट करके लिखा हुआ है, बट यहाँ पर काम कर रहा है आफ्टर डिस्ट्रक्चरिंग। ये फंक्शन भी काम कर रहा है और ये प्रॉपर्टीज़ भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे स्टोर बनाते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इंस्टेंस बनाते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं नॉर्मली। यहाँ तक आपका क्लियर है, बस इतना समझ लिया तो आप आराम से काम कर सकते हैं पिनिया स्टोर में। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं, इसको क्लोज। एक्चुअली मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से आप देखना शुरू कीजिएगा, फिर आपका ये कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ। वैसे दोनों रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे वैसे आप इसको फॉलो करें तो बेहतर होगा। और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसको स्टॉप कर, इससे बाहर भी आ जाते हैं और हम लोग ये CH1 यहाँ पर करता हूँ। थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर वापस इसमें प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी हम लोग देखते हैं पर म्यूटेटिंग स्टेट, इसके लिए हमें पैच मेथड प्रोवाइड किया गया है पिनिया स्टोर में। पैच मेथड अलाउज यू टू अप्लाई मल्टीपल चेंजेस एट द सेम टाइम विद अ पार्शियल स्टेट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग स्टोर डॉट पैच इस तरीके से डॉलर सिंबल के साथ लिखना है और यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ओपन। कर्ली ओपन मीन्स यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि काउंट एक स्टेट बना होगा, काउंट एक हमने बनाया होगा रेफ अपने सेटअप स्टोर में। तो उसको आप अगर आप म्यूटेट करना चाहेंगे, उसका वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं, काउंट स्टोर डॉट काउंट +10, या फिर डायरेक्टली आप वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो कर सकते हैं काउंट कॉलन देकर 20 या फिर 50 जो भी करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर नेम एक हमारा स्टेट होगा, रेफ होगा सेटअप स्टोर में, उसको हमने यहाँ पर किया राज। मान लीजिए कि नेम सोनम हुआ था तो यहाँ पर हमने नेम राज कर दिया। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कभी कभी क्या होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि एरे में वैल्यू पुश करना हो तो आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कर सकते, यानी कि पैच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करके नहीं कर सकते जो आप यहाँ पर कर लें कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर। इसके लिए हमें फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी फीचर में प्रोवाइड करता है पैच मेथड। द पैच मेथड ऑल्सो एक्सेप्ट्स अ फंक्शन टू ग्रुप दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन दैट आर डिफिकल्ट टू अप्लाई विद अ पैच ऑब्जेक्ट। तो पैच ऑब्जेक्ट के साथ आप जो नहीं कर सकते वह कर सकते हैं आप फंक्शन के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर स्टोर डॉट पैच लिखा और यहाँ पर डायरेक्टली कर्ली ओपन करने की वजह हम लोग एक यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें स्टेट में मिल जाता है। उसके बाद स्टेट डॉट आइटम्स डॉट पुश और व्यू3 को हमने पुश कर दिया। एक एरे होगा हमारे पास आइटम्स नाम का जिसमें हमने पुश किया एक नया आइटम। ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, तो इस तरीके काम करने के लिए आप फंक्शन वाले सिंटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पैच मेथड का ही सिंटेक्स है। इस तरीके से स्टेट डॉट काउंट इक्वल 10 ये नॉर्मल भी किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। तो ये म्यूटेट करने का काम हो गया। रिप्लेसिंग स्टेट, यू कैन नॉट एग्जैक्टली रिप्लेस द स्टेट ऑफ अ स्टोर एज दैट वुड ब्रेक रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ब्रेक हो जाएगा अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस होता नहीं एक्चुअली। यू कैन हाउएवर पैच इट, आप इसको पैच कर सकते हैं जैसे हमने कुछ देर पहले देखा हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर जब इस तरीके से लिखते हैं स्टोर डॉट स्टेट, मेरे को होता है कि स्टेट में सारे हमारे जो भी स्टेट हैं जो रेफ बनाते हैं वो सारा स्टेट के अंदर रहता है। तो स्टेट और काउंट 50 मैंने लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बिहाइंड दिस सीन ये पैच को कॉल करके आपके लिए और इस तरीके से इसको म्यूटेट कर देता है। You can also set the initial state by state of your whole application by changing the state of the Pinia instance। Pinia instance का आप चेंज करके पूरे एप्लीकेशन के लिए स्टेट सेट कर सकते हैं, इनिशियल स्टेट, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है pinia.state.value और इसको हमने ब्लैंक सेट कर दिया इनिशियली। ये इनिशियल पूरे एप्लीकेशन के स्टेट के लिए
ये कुछ इस तरीके से लिखना होता है। तो चलिए हम लोग इतना देखते हैं, उसके बाद वापस से आएंगे फिर से पीपीटी में। पहले इतना देख लेते हैं। क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नया हम लोग npm init व्यू, यहाँ से लेटेस्ट इंटरप्रेस करते हैं और ये प्रोजेक्ट नेम हो जाएगा ch2 लिखेंगे, इंटरप्रेस करते जाइए cdch2 npm i एक इंटरप्रेस, और ये हमें सारे पैकेजेस इंस्टॉल करके दे देगा। फिर हमें पीनिया भी इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो npm i पीनिया लिख के पीनिया भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। देखिए npm i पीनिया इंटरप्रेस किया और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ch2 के अंदर ये इंस्टॉल हो रहा है। हमें करना ये है कि ch1 में जो हमारा src था, इसी src को कॉपी कर लेना, बिकॉज दोबारा से उसको रिपीट नहीं करेंगे कोड को। और ch2 में जो हमारा src है इसको हम लोग कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे। तो इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट में क्लिक कीजिए और जो हमने ch1 से कॉपी किया था उसको यहाँ पर ch2 में पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। अभी हमारा ch2 ch1 की तरह हो गया। npm रन डेव करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा और हमें वेब पेज में देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ चीज़ हमें नहीं चाहिए होगी तो हम लोग इसको हटा देंगे और हम लोग इसमें अपना देखेंगे। तो अब मैं पहले आता हूँ main.js में, इंस्टेंस क्रिएट किया, इनिशियल मतलब यूज़ किया, ये हमारा ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। स्टोर हमने बना लिया हुआ है, स्टोर भी हमारा ठीक ठाक बना हुआ है। इसमें देखेंगे अगर कोई चेंज करना हुआ तो कंपोनेंट इसको यूज़ करना है ए कंपोनेंट में और बी कंपोनेंट में। ए कंपोनेंट में पहले ये हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है अब, ये लोग सीख चुके होंगे। ये नहीं चाहिए तो ये हटा देता हूँ और यहाँ से कंसोल रहने देते हैं, बाकी ये हटा देता हूँ और नीचे से ये हटा देंगे बिकॉज इसकी आवश्यकता नहीं है। तो बस इतना रहने देते हैं और बी कंपोनेंट में ये रहने देते हैं, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ये सिंपल सा है। अभी ये काउंटर हमारा जो सेटअप स्टोर है ये एज इट इज़ है। ए कंपोनेंट में थोड़ी सी हमने चेंज की और बी कंपोनेंट हमारा एज इट इज़। इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे वेब पेज में तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये इंक्रीमेंट भी होगा और यहाँ पर रिएक्टिविटी भी बना हुआ है अच्छे तरीके से, यानी कि यहाँ चेंज होता है तो यहाँ भी हमें चेंज आने की दिखाई देता है। चलिए सबसे पहले कुछ नए वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोग कुछ नए स्टेट यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए स्टेट यहाँ पर बनाते हैं। जैसे कॉन्स्ट लिखा यहाँ पर नेम इक्वल रेफ और इसका नाम रख देंगे सोनम। ये पर अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, स्टेट ही है। उसी तरीके से एक और बनाते हैं और इसका हम लोग नाम रखेंगे आइटम्स और ये हमारा एक एरे बनेगा आइटम्स। यहाँ पर एक एरे बनाएंगे और इसमें एक हम लोग प्रॉपर्टी लिख देते हैं के लिए जावा, तो सेव कर दिया। तो ये भी हमारा स्टेट है, ये भी स्टेट है और ये भी स्टेट है। तो ये तीनों हमारे स्टेट हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अगर इसको एक्सेस करना हो तो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी कॉमेंट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। h2 एक बनाया नेम और स्टोर में, स्टोर के साथ इसको एक्सेस करना है तो स्टोर डॉट नेम को सेव कर दीजिए, ये भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आइटम के लिए आइटम्स लिखना है, ये पूरा एरे के साथ मिलेगा बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लूप वगैरह मुझे भी चलाना नहीं है। यहाँ पर आइटम्स लिख के सेव कर दीजिए। अब ये सिर्फ मैंने ए कंपोनेंट में लिखा था, हमें ए कंपोनेंट में ही देखने को मिलेगा। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, कहीं यहाँ नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई? यहाँ पर देखते हैं स्टोर डॉट नेम लिखा हुआ है और स्टोर डॉट आइटम हमने इसको एक्सपोज नहीं किया, इससे नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपको इसको एक्सपोज भी करना पड़ेगा, नेम और आइटम्स। चलिए अच्छी बात है, ये आपको ध्यान में रहेगा कि एक्सपोज भी यहाँ पर करना, सिर्फ यहाँ बनाने से नहीं होगा काम, एक्सपोज भी करना पड़ेगा। तो अब एक्सपोज कर दिया तो अब यहाँ पर ये काम करेगा। यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए सोनम दिख रहा है नाम और यहाँ से एरे भी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसको आप बी कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं अगर इसको कॉपी कर दूँ तो बी कंपोनेंट में आते हैं और यहाँ पर अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो आप इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बी कंपोनेंट में भी ये हमारा यहाँ पर शो होने लगेगा। देखिए शो हो रहा है। अभी हम लोग इनिशियलाइज़ करने की बात करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर आऊँ ए कंपोनेंट में और यहाँ से मैं एक आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि स्टोर डॉट काउंट जो कि है, जिसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उसको अगर मैं वैल्यू दे दूँ इस तरीके से 10 और इसको सेव करूँ तो स्टोर डॉट काउंट में जो कि इनिशियली यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हम लोग इसको फिर से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं 10। देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर 10 दिखाई देगा, यहाँ पर 10 दिखाई देगा। क्या इसमें रिएक्टिविटी बना हुआ है, इसको आप इंक्रीज करेंगे देखिए हर जगह पर ये चेंज होता है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये एक तरीका है इसको करने का। अगर कोई एक ऐसा जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, मतलब जैसे काउंट है, नेम है, आइटम्स है, मान लीजिए कोई एक ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टोर के साथ, जैसे कि स्टोर डॉट सेकेंड काउंट ये लिख दिया और इसमें 20 दे दिया। तो और इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ, यहाँ पर मैं कहीं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रिंट करते हैं, आई थिंक काउंट की जगह पर यहाँ पर करते हैं, डबल काउंट के नीचे करते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा क्या, सेकेंड काउंट। और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा इसको चेंज सेकेंड काउंट। इसको सेव किया। सेव करने के बाद पहले यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये दिख जाता है सेकेंड काउंट। अभी इसको लोग ज़रा देखते हैं कि बी कंपोनेंट में यानी कि दूसरे कंपोनेंट में दिखता है, यानी इसको मैंने कॉपी किया
कॉपी करने के बाद दूसरे किसी कमेंट में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं इसके नीचे करता हूँ, पेस्ट किया तो यहाँ पर भी ये एक्सेस होगा और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर सेकंड काउंट देखने को मिल जाता है, मगर इसमें रिएक्टिविटी नहीं है। वाई? बिकॉज इसको आप अगर देखेंगे जैसे कि ये काउंट और ये नेम और ये आइटम्स हमारा स्टोर में है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से स्टेट में आइए और देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको, ये काउंट दिख रहा है, आइटम दिख रहा है, नेम दिख रहा है, लेकिन सेकंड काउंट जो हमने अभी बनाया स्टोर डॉट सेकंड काउंट लिख के, वह यहाँ पर स्टेट के रूप में आपको दिखाई नहीं देता। तो ये एक्चुअल स्टेट हमारा है नहीं पिनिया स्टोर का, ये बस हमने स्टोर डॉट करके लिखा तो ये हमें इस तरीके से दिख रहा है और ये आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा यहाँ पर, बट एक्चुअल स्टेट हमारा ये नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा। सो ये है इसमें चीज़ें, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको कमेंट कर देता हूँ ये, और यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देते हैं और साथ में इसको भी कमेंट करना पड़ेगा बिकॉज अब ये है नहीं, यहाँ से यहाँ इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये भी नहीं है। तो काउंट का जो वैल्यू 1 था उसको हमने चेंज किया था यहाँ पर 10 करके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन इसके इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक और तरीका है जो कि है म्यूटेटिंग स्टेट पासिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि पैच का यूज़ करके। तो आपको कैसे करना है, स्टोर डॉट डॉलर सिंबल पैच और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले हम लोग देंगे, तो इस तरीके से कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, फिर आप काउंट इक्वल मतलब कॉलन और आप 50 लिख सकते हैं, इस तरीके से 50 लिख दिया। फिर एक और नेम को भी चेंज कर सकते हैं, तो नेम को मैं यहाँ से राज कर देता हूँ, मैंने राज कर दिया, इसको सेव किया। तो काउंट पहले क्या था, इनिशियली यहाँ पर 1 था, तो अभी यहाँ पर इस पैच के जैसे क्या हो जाएगा 50। फिर काउंट में हमारा नेम क्या था सोनम, लेकिन बट यहाँ की इसको जैसे क्या हो जाएगा राज। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पर काउंट 50 दिख रहा है और नेम यहाँ पर राज दिख रहा है। और वही सेम आपको बी कॉम्पोनेंट यानी कि जितने भी कॉम्पोनेंट ने यूज़ किया होगा सभी कॉम्पोनेंट में ये चेंज हो जाएगा और ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये 50 इस तरीके से लिखने के बजाय मैं पहले क्या करता हूँ, ये काउंट स्टोर डॉट काउंट से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर डॉट काउंट को एक्सेस कर लिया और इसमें प्लस कर देंगे 10। तो स्टोर डॉट काउंट में क्या है 1, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो आप ये हो जाएगा कितना 11, तो आपको 11 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रिफ्रेश करते हैं, देखिए 11 देखने को मिलेगा और 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22, तो 22 आपको यहाँ पर डबल काउंट में देखने को मिलता है। वो तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको दिख जा रहा होगा। कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अगर आपको डेटा अगर म्यूटेट करना हो तो उसके लिए आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करके नहीं कर पाएंगे, उसके आपको फंक्शन पास करना पड़ेगा। तो वह भी फीचर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। आप यहाँ पर आइए और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको एक्चुअली कॉपी करते हैं, नहीं कॉपी नहीं करते, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर फंक्शन वाले को यूज़ करते हैं। तो स्टोर लिखना है डॉट डॉलर सिंबल पैच और यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखने के बजाय एक बनाएंगे फंक्शन, एरो फंक्शन बनाते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें आपको स्टेट मिल जाएंगे, यहाँ पर स्टेट लिख सकते हैं आप। इसके बाद स्टेट से आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, स्टेट डॉट आइटम्स, यानी कि यहाँ जो स्टेट आपने बनाया हुआ ये काउंट मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, आइटम्स मिल जाएगा, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो स्टेट डॉट आइटम्स लिखा, डॉट पुश, पुश हमारा एक फंक्शन है एरे का, जिससे पुश होगा हमारे एरे में डेटा, तो लोग पुश करते हैं view3 और ये हमारा पुश हो जाएगा। इसी के साथ एक और मैं कर देता हूँ स्टेट डॉट काउंट इक्वल 30, इस तरीके से 30 इनिशियलाइज कर दिया। तो काउंट में पहले क्या था 1, अब हो जाएगा क्या 30, और आइटम में क्या था सिर्फ एक जावा, बट एक और पुश किया तो जावा और हो जाएगा view3, दो आइटम हो जाएंगे आइटम्स में। इसको दिखने का आपको यहीं पर दिख जाएगा इससे, और आइटम्स यहाँ नीचे से, और सेम वही आपको बी कॉम्पोनेंट में भी दिख जाएगा। इसको हम लोग करते हैं यहाँ वेब पेज में अगर रिफ्रेश, ये काउंट 30 दिख रहा है और यहाँ पर आपको जावा view3 बी कॉम्पोनेंट में भी आपको सही डेटा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा म्यूटेट कर सकते हैं फंक्शन का यूज़ करके, अगर आप करना चाहें तो। इसके बाद बात आती है रिप्लेस की, रिप्लेस स्टेट आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्टोर डॉट डॉलर सिंबल स्टेट और इक्वल, जैसे कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और काउंट को कर लीजिए, अपने नेम को कर लीजिए, जिसको करना है उसको कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 50 लिखा है, इसको कर देते हैं कमेंट। तो काउंट का वैल्यू क्या था पहले 1 था, अभी हमने यहाँ से क्या कर दिया 50। बिहाइंड द सीन ये क्या करता है, पैच को ही यूज़ करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में रिप्लेस नहीं हो रहा बल्कि पैच म्यूटेट किया जा रहा है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको काउंट का वैल्यू 50 दिखाई देगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो गया रिप्लेस करने का काम। इसमें मैं लिख देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या, ताकि आप कन्फ्यूज ना। तो इसको करते हैं इस तरीके से, लिख देता हूँ
इसको कमेंट भी करता हूँ रिप्लेस वाले को, तो इसको भी कमेंट कर, इसको भी कमेंट कर दिया, सारी चीज़ें कमेंट करके मैंने यहाँ पर रख दिया। आप जिसको चाहें उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ जो स्टोर हम लोग सेटअप स्टोर बना रहे हैं, आप यहाँ भी डबल काउंट के अंदर में देख सकते हैं कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं। काउंट डॉट वैल्यू यानी कि स्टेट को आप इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर प्रॉपर्टी के अंदर में आप अपने फंक्शन के अंदर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल हो तो एक्शन को भी मल्टीपल हो तो यूज़ कर सकते हैं। किसी अदर स्टोर में हो तो उसको भी इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 स्टोर हमारे पास होता है, एक काउंटर डॉट जेएस, एक स्टूडेंट डॉट जेएस, और इसमें कोई स्टेट हो जो आपको, उसमें कोई स्टेट या फिर कोई गेटर हो, मतलब कंप्यूटर प्रॉपर्टी फिर फंक्शन हो, तो उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको पहले इंपोर्ट कीजिएगा। इंपोर्ट करने के बाद जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं फंक्शन को वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें आर्गुमेंट वगैरह भी पास कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग कंपोजिशन एपीआई में जो भी काम करते हैं बिल्कुल वैसा काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो शेयर्ड का है कि अदर स्टोर का फंक्शन आप इस स्टोर में यूज़ कर सकते हैं। अदर स्टोर का जो डबल मतलब कंप्यूटर प्रॉपर्टी है आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस इंपोर्ट करना है और उसको यूज़ करना है। ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, बट मैं समझता हूँ कि आप इतना लॉजिक लगा सकते हैं। अगर मल्टीपल स्टोर होगा और एक दूसरे से डेटा शेयर करना तो वह ईजिली हो सकता है। बस इंपोर्ट करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इसको यूज़ करना है। स्टूडेंट डॉट जेएस हो तो पहले इंपोर्ट कीजिएगा कि इंपोर्ट यूज़ स्टूडेंट स्टोर फ्रॉम जो भी फाइल का नाम होगा वहाँ से। फिर एक जैसे हमने यहाँ पर स्टोर बनाया हुआ है इस तरीके से, वैसे ही एक इसी में भी बन जाएगा। स्टूडेंट इक्वल यूज़ स्टूडेंट स्टोर पैरेंथेसिस। फिर उस स्टूडेंट से आप स्टूडेंट में जो भी रहेगा कंप्यूटर प्रॉपर्टी या फिर फंक्शन उसको आप एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ यूज़ कर पाएंगे। यानी कि एक स्टोर से दूसरे स्टोर में भी चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन इंपोर्ट करने के बाद, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ बिकॉज इसमें इतना ही है। इसको भी क्लोज़ कर दें, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसको स्टॉप कर देता हूँ। इससे हम बाहर आते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें बचा हुआ है कि कंपोजेबल कैसे यूज़ करना है। अगर आपको यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको देख लीजिए, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। Pinia with composables. Composables are functions that leverage view composition API to encapsulate and reuse state logic. कंपोजेबल का बहुत ही डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप मेरा Vue.js का कोर्स फॉलो करेंगे तो वहाँ से आपको कंपोजेबल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि लिखते कैसे हैं, क्या इसका रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। वहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा उसको। अगर आपको कंपोजेबल के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे कि Pinia में कंपोजेबल को कैसे यूज़ करना होता है। वेदर यू राइट योर ऑन कंपोजेबल, you use external library or do both, you can fully use the power of composable in your Pinia store। तब फ्री हैं कंपोजेबल्स को अपने Pinia स्टोर में यूज़ करने के लिए। अब इसको आप ऑप्शन स्टोर में भी यूज़ कर सकते हैं और सेटअप स्टोर में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेटअप स्टोर का कोडिंग दिखाऊंगा, बट मैं आपको पीपीटी में दोनों ही दिखा रहा हूँ। When defining an option store, you can call a composable inside of the state property. You can only return writable state, example ref। तो इसी के पहले इंपोर्ट करना है जो हमारा कंपोजेबल होगा। मान लीजिए कि कंपोजेबल्स नाम का एक फोल्डर, इसके अंदर में मैंने एक फाइल बनाया है name.js नाम से, और इसमें मैंने एक कंपोजेबल बनाया था यूज़ नेम। उसको मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग अपनी अपना यहाँ पर ऑप्शन स्टोर बना रहे हैं और स्टेट में आपको नेम और यूज़ नेम इस तरीके से कंपोजेबल लिखना है। अब ये जो कंपोजेबल है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा नेम में। इस तरीके से ये काम करता है। अगर सेटअप स्टोर रहा तो कैसे करना है। When defining a setup store, you can use almost any composable since every property gets returned into state, action और getters। So पहले इंपोर्ट करना है कंपोजेबल को, फिर आपको नेम इस तरीके से इक्वल करके लिखना है इसमें। तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो वो नेम में असाइन हो जाएगा। फिर नेम को रिटर्न भी कर लेना है, ये ध्यान में रहे। तो कुछ ये है। अभी इसको हम लोग कोड में देखते हैं बिकॉज ये इतना ही है। कोड में आइए और देखिए कि सेटअप स्टोर में कैसे कंपोजेबल को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन स्टोर का मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है सेपरेट वीडियो में, तो उसका आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं अगर आप जानने के इच्छुक हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सेटअप स्टोर कंपोजेबल कैसे यूज़ करना होता है। देखने आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं npm init व्यू लेटेस्ट लिख कर इंटरप्रेस करते हैं और इसका ch3 हम लोग नाम रखेंगे। ch3 इंटरप्रेस करते जाना है और cd ch3 करके अंदर चलते हैं। npm i लिख के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं और इसमें npm आई Pinia भी इंस्टॉल करना है। इसके साथ ही हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना है इसमें, बिकॉज हम लोग इसको यूज़ करेंगे फेकर। इस फेकर पैकेज का कोई भी लेना देना नहीं है Pinia से और ना ही लेना देना है हमारे इस सेटअप स्टोर से, बिल्कुल लेना देना नहीं है। बस मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नेम जनरेट करवाना है, फेक नेम जनरेट करवाना है अपने प्रोजेक्ट में, इसी वजह से। तो इसको इंस्टॉल करेंगे कैसे। गेट स्टार्ट में जाना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ वापस आइए और अपने प्रोजेक्ट में आइए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इंटरप्रेस करते हैं और ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा ch3 में।
बहुत ही ईजिली, छोटा सा पैकेज है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर आते हैं और पैकेज और रजिस्ट्रेशन में देखिएगा आप, तो आपको दिख जाएगा। देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके साथ पीनिया भी इंस्टॉल करना है तो npm i पीनिया इंटरप्रेस करते हैं और पीनिया भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने देते हैं इसको। अभी इसमें से क्या करेंगे, ch1 से जो हमारा src इसको कॉपी करेंगे और ch3 का जो src इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और हमारा जो हमने कॉपी किया ch1 से उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं src को, तो बस ये आ गया। और यहाँ से आपको पता है कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है, ये एज इट इज़ रहेगा। app.b में दोनों कंपोनेंट को हमने रेंडर होने के लिए लगा दिया हुआ है। एक स्टोर है हमारा contour.js का और दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। कुछ कुछ चीज़ें एडिट करनी है लेकिन उससे पहले इसको रन कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं npm run dev और ये हमारे यहाँ से रन होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इंस्पेक्ट करके कंसोल में लगा लेते हैं ताकि कोई एरर आए तो हमें यहाँ पर दिख जाए। सो ये जो हमारा मेन है ये एज इट इज़ रहेगा, इसका कोई हमें एडिट वगैरह नहीं करना है। इसको क्लोज कर देता हूँ। app.view भी जैसे है वैसे ही रहेगा, बस ये सारी चीज़ें हमारी चेंज होगी। तो contour.js में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या हमें करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आते हैं और ये हटा देता हूँ मैं। हमें ये नहीं चाहिए, ये हटा दिया, और ये भी नहीं चाहिए अभी, तो इसको हटा देते हैं। और साथ में ये नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं। तो बस इतना हटा दिया और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद ये भी हटा सकते हैं, वैसे इसका भी कोई खास यूज़ है नहीं। चलिए सबसे पहले कंपोजेबल अपना बना लेते हैं। तो src फोल्डर में आना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए कंपोजेबल नाम से, और कंपोजेबल फाइल क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग नेम नाम का name.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें लोग कंपोजेबल का कोड लिखेंगे। कंपोजेबल का कोड मैं आपको क्विकली लिख के दिखाता हूँ बिकॉज इसमें टाइम देने से फ़ायदा नहीं है। ये कोड हमने देखा अपने Vue.js के कोर्स में और इसमें कुछ भी है नहीं। इसमें मैं को एक बार बता देता हूँ, फिर भी समझा देता हूँ कि क्या कोड लिखा हुआ है। हमने इंपोर्ट किया है रेव ऑन माउंटेड और ऑन अनमाउंटेड को इंपोर्ट किया व्यू से। अभी जब हमने इंस्टॉल किया था फेकर, उससे हमने फेकर को इंपोर्ट किया हुआ है। यूज़ नेम हमारा कंपोजेबल का नाम है। इसमें दो प्रॉपर्टी हमने बनाया हुआ है, ये पे दो डेटा, ये फिर दो रेफ हमने बनाया हुआ है, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम, एक फर्स्ट नेम दूसरा लास्ट नेम। उसके बाद अपडेट नेम हमारे यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू यानी कि इस ये जो हमारा डेटा है इस पर इनिशियलाइज करेगा क्या, फेकर डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम। ये जो पैकेज है इसके अंदर में नेम है और फर्स्ट नेम है, ये दो चीज़ें हैं। तो ये जो फर्स्ट नेम यहाँ पर है ये इसमें लिखा हुआ है और ये जो फर्स्ट नेम है ये एक्चुअली में इस पैकेज का दिया हुआ है। ये क्या करता है, ये हमें फेक नेम प्रोवाइड करता है जो इनिशियलाइज होगा जब ये कॉल किया जाएगा तब। उसी तरीके से लास्ट नेम भी इनिशियलाइज होगा इस वाले पे यानी कि इस प्रॉपर्टी पे जब इसको कॉल किया। इसको कॉल कब करना है, जब हमारा ऑन माउंट होगा और माउस मूव इवेंट पे हमारा ये फंक्शन कॉल, जैसे माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा ये अपडेट नेम कॉल होगा बार बार और हमें नया नया नाम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अनमाउंट होने पर हमने इसको रिमूव भी कर दिया इस इवेंट को। तो ये है, दोनों को रिटर्न कर लिया हुआ है बिकॉज लास्ट नेम फर्स्ट नेम हमें चाहिए तो उन्हें रिटर्न भी हमारा, ये हमारा कंपोजेबल है। अब इस कंपोजेबल को मुझे यूज़ करना है अपने इस स्टोर में। कैसे करेंगे, पहले इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट यूज़ नेम इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको आप किसी भी स्टेट में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो स्टेट मीन्स क्या, इस तरीके से हमें कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, उसमें आप इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको। फिर ये पहले इनिशियलाइज कर लेते। तो यहाँ पर आते हैं, कॉन्स्ट लिखा, नेम लिखना है डायरेक्टली इस तरीके से, नेम इक्वल यूज़ नेम, ये हमने कर दिया। तो यूज़ नेम में क्या रिटर्न करता है, यूज़ नेम हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, दे सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये नेम में क्या चलाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो नेम डॉट फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम मिल जाएगा, नेम डॉट लास्ट नेम में लास्ट नेम मिल जाएगा। अब ये चूँकि स्टोर में है तो इसको कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर सकता है, तो किसी भी कंपोनेंट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोर डॉट नेम डॉट फर्स्ट नेम लिखेंगे तो फर्स्ट नेम मिल जाएगा, स्टोर डॉट नेम डॉट लास्ट नेम लिखेंगे तो आपको लास्ट नेम मिल जाएगा। चलिए इसको क्विकली यूज़ करके देखते हैं। हम लोग क्या करें, यूजिंग कंपोजेबल इन पीनिया स्टोर, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ। एक h2 लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे फुल नेम, और अभी फुल नेम नहीं सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट करेंगे। कहाँ से, स्टोर डॉट नेम, ये हम लोग यहाँ पर चले हैं स्टोर डॉट नेम, और नेम के अंदर में एक ऑब्जेक्ट है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, डॉट फर्स्ट नेम यहाँ पर करेंगे, डॉट फर्स्ट नेम। इसको सेव कर दीजिए और हमें फर्स्ट नेम दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश और हमें यहाँ पर मिल रहा है एक फर्स्ट नेम अनडिफाइंड बता रहा है, क्यों। चलिए अगर देखते हैं हमने क्या गड़बड़ किया हुआ। यहाँ पर गड़बड़ ये है कि हमने नेम को यहाँ एक्सपोज नहीं किया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है, एक्सपोज करना भूलना नहीं है वरना यही गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमारा नेम यहाँ पर काम करेगा, स्टोर डॉट नेम और फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हमें देखने को मिल जाएगा। पर आइए अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए फर्स्ट नेम दिख रहा है। देखिए जैसे माउस को मूव करेंगे जैसे जैसे माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारे यहाँ पर हमारा ये अपडेट
नेम चलता है बिकॉज माउस मूव पे हमने अपडेट नेम को कॉल करवाया हुआ है, जिससे फर्स्ट नेम बार बार इनिशियलाइज होता है और नेम चेंज होता है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये लॉजिक है इसका। अब लास्ट नेम को आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये, और इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ से तो कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर बस चेंज कर देंगे, फर्स्ट नेम की जगह पर कर देंगे लास्ट नेम। इसको सेव कर दीजिए। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों आपको चेंज होता है यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए। अब आप इसको, चूँकि ये स्टोर में है तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स इसको बी कंपोनेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे कर लिया तो दोनों जगह हमारा चेंज होगा, देखिए चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कंपोजेबल को यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, अपने स्टोर में। बहुत ही ईजी था, बस इसमें इतना ही है और कुछ खास है नहीं सेटअप स्टोर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास और भी स्टोर हो, अलग अलग स्टोर, एक मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक स्टोर बनाया student.js, इस तरीके से स्टोर है। यहाँ पर भी हम लोग के स्टोर बना लेंगे कुछ यही। मैं अगर कॉपी कर दूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दें, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं यूज़ स्टूडेंट स्टोर, ऐसे बना लिया। बाकी सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीज़ चेंज कर देते, एल नेम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। और ये चीज़ अगर आपको यहाँ पर एक्सेस करनी है, बस मुझे बता रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ अगर आपको यहाँ पर यूज़ करनी है इस स्टोर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। यहाँ पर आपको बस ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूज़ स्टूडेंट स्टोर, पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद आप इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल, ये कुछ इस तरीके से। फिर अब स्टूडेंट डॉट करके आप एक्सेस कर सकते हैं डबल काउंट को, स्टूडेंट डॉट इंक्रीमेंट करके आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो अगर स्टोर हो एक से अधिक और आपको शेयर करना हो, अगर आपको कंप्यूटर प्रॉपर्टी या फ्रैक्शन, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं डॉट लगाकर और ये सारी चीज़ें करके, मतलब इंपोर्ट करके और ये ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। स्टूडेंट डॉट हो जाएगा डबल काउंट, स्टूडेंट डॉट हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट। ओके, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट। ये बस ऐसे ही मैंने दिखा दिया आपको ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर रहे कि अगर दो स्टोर है तो अगर एक दूसरे को यूज़ करना चाहे, एक्सेस करना चाहे तो कैसे करेगा। इसको मैं डिलीट कर दूँगा स्टूडेंट वाले को, इसको राइट क्लिक करते हैं। तो बस इसमें इतना ही रखते हैं और इसमें कुछ खास है नहीं। इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और CH3 यहाँ पर बंद, इसको स्टॉप कर देते हैं। तो अगर आपने इतना सीख लिया तो आप पिनिया सेटअप स्टोर को आसानी से यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।